देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान जब पूरा भारत देश डर और खौफ के मारे अपने घरों में बंद रहता था, तो दूसरी तरफ एक घटना ने भी खुलकर अपने कहर को ढा दिया। कहते हैं कि भूत प्रेत का कोई एकमात्र बसेरा नहीं होता। जहाँ पर अंधेरे की चादर लिपटी हुई होती है, वहीं पर ये सभी चीज़ें अपना बसेरा बना देती हैं। और ये घटना संदीप की है। संदीप लॉकडाउन के पहले ही दुबई गया हुआ था, लेकिन दुबई से आने के बाद वो जयपुर के एक एयरपोर्ट में अटक गया। जयपुर राजस्थान का एक मशहूर जिला है। बाद में उसने किसी तरह उस जिले से अपना पीछा छुड़वाया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। तो आइए जानते हैं कि संदीप के इस सफ़र की एक खौफनाक कहानी। तकरीबन 2 महीने के लॉकडाउन के बाद जब संदीप अपने घर की तरफ रवाना हुआ था, तो उसकी आंखों में खुशी साफ साफ झलक रही थी। उसे आज घर वालों से मिलने की खुशी का अंदाजा हो रहा था। लॉकडाउन के बाद 2 या 3 दिनों के उस गैप में संदीप जयपुर के एक बस स्टैंड पर पहुंच गया। बस स्टैंड पर दाखिल होने के बाद संदीप की आंखें किसी ऐसी बस की तलाश में जुट गईं जो उसे सही सलामत अपने गांव तक छोड़ सके। घना कोहरा अंधेरा भी हो चुका था। ठंडी ठंडी और शीतल हवा रात में एक गर्म जिस्म को राहत जरूर दे रही थी। फिर संदीप की नज़र एक रेड कलर की गाड़ी पर पड़ी, तो उसने देखा कि वो गाड़ी बस स्टैंड से निकलती हुई उसके गांव की तरफ ही रवाना हो रही है। लिहाजा संदीप भागता हुआ उस गाड़ी के पास पहुंच गया। क्योंकि गाड़ी की गति बिल्कुल कम थी, तो ऐसे में गाड़ी के पास पहुंचने के बाद संदीप ने गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। उस गाड़ी की विंडो धीमी गति के साथ नीचे की तरफ गिरने लगी और विंडो नीचे गिरने के बाद संदीप ने देखा कि उस गाड़ी के अंदर सिर्फ एक ड्राइवर ही मौजूद था। बाकी की पूरी गाड़ी एकदम खाली नज़र आ रही थी। संदीप उस ड्राइवर को पूछते बोला, वो भाई साहब रानीगंज जाना है, क्या आप छोड़ देंगे मुझे? इस नाम को सुनते ही उस ड्राइवर का पूरा चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। उसने ना कहते हुए अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल पड़ा। संदीप को रानीगंज बसोदा रेलवे स्टेशन पर जाने के पश्चात अपने गांव की ओर रवाना होना था, जिस वजह से उसे सबसे पहले रानीगंज पहुंचना था, जिसकी दूरी यहां से लगभग 8 किलोमीटर की थी। संदीप ये आस लेकर रानीगंज की ओर बढ़ने लगा कि उसे बीच रास्ते में कोई ना कोई गाड़ी वाला तो ज़रूर मिल ही जाएगा। सड़क एकदम सुनसान, एक पत्ता भी इधर से उधर हिल तक नहीं रहा था और ये शानदार चुप्पी बता रही थी इस सड़क की मासूमियत भरी खौफनाक दास्तां। ऐसा खामोश वातावरण संदीप अपनी लाइफ में पहली बार किसी सड़क को देख रहा था। और उस समय कोरोना का कहर था, तो इस तरह सन्नाटा होना भी एक लाजमी सी बात थी। खैर ये सब चल ही रहा था कि संदीप की नज़रें सड़क के किनारे खड़े एक ऑटो रिक्शे पर पड़ी। तो कोई अपने पैरों को ऊपर किए उस रिक्शा में लेटा हुआ था। पहले तो उस रिक्शे में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दिया, और बाद में जब संदीप उस ऑटो के पास पहुंचा तो उसमें उसी ऑटो का वो ड्राइवर लेटा हुआ था जो नींद में था। लिहाजा संदीप उसे हाथ लगाते बोला, अरे भाई साहब रानीगंज चलोगे क्या? नींद टूटने के बाद उस ऑटो ड्राइवर ने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई और बोल पड़ा, हाँ चलेंगे, लेकिन इतनी रात होने के नाते आपको डबल किराया देना होगा। इतना सुनते ही संदीप बिना कुछ सोचे समझे उस ड्राइवर को हाँ कह दी और फिर संदीप भी उस ऑटो के अंदर दाखिल हुआ। ऑटो के अंदर बैठने के बाद उस ऑटो ड्राइवर ने ऑटो को स्टार्ट किया, लेकिन इससे पहले संदीप की नज़र उस सड़क के बगल में बैठे हुए एक भिखारी पर पड़ी। तो वह संदीप की तरफ देखकर बार बार एक हल्की हल्की मुस्कान दे रहा था। अब संदीप उसकी इस मुस्कुराहट को तो नहीं समझ पाया, मगर हाँ वो भिखारी देखने में काफ़ी अजीब लग रहा था। संदीप ने उस भिखारी की तरफ अपना हाथ लाया, लेकिन बदले में उस भिखारी ने अपना चेहरा क्रोध के साथ संदीप को दिखाना शुरू कर दिया। संदीप ने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया और फिर चुपचाप वहां से निकल पड़ा। ऑटो अच्छी खासी रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ रही थी। रास्ता भी थोड़ा लंबा था और संदीप तो पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था, तो ऑटो ड्राइवर काफ़ी आराम के साथ ऑटो को ड्राइव कर रहा था। इतने में ऑटो के सामने एक बिल्ली पहुंच गई और उस बिल्ली के पहुंचते ही ऑटो ड्राइवर ने कसकर एक जोर का ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने की वजह से संदीप आगे वाले पाइप से टकरा गया, जिस वजह से संदीप आग बबूला होते हुए उस ड्राइवर पर भड़क पड़ा। और इस बार संदीप का गुस्सा इतना जोर का था कि उसने उस ड्राइवर का शर्ट पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ खींचने लगा। लेकिन उस ऑटो ड्राइवर का गुस्सा देखने के बाद संदीप का पूरा शरीर एकदम से कांप उठा
उसे अपनी आंखों पर इस वक्त यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसके साथ वह सफ़र काट रहा था असल में वह कोई इंसान नहीं बल्कि शैतानों की खौफनाक बस्ती का एक भयानक और अजीब सा डरावना शख्स है जिसके 2 दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। संदीप का बदन एक पल के लिए कांपने लगा, लेकिन दूसरे ही पल उसने हिम्मत जुटाई और उस ऑटो से नीचे कूद गया और वो तुरंत भागने लगा। संदीप सड़क से नीचे उतर गया। संदीप को अपने सामने की ओर एक छोटा सा मकान दिखा और उस मकान की तरफ से एक छोटा सा कुत्ता भी दिखाई दे रहा था और ये देखकर उसे ऐसा ही लगा मानो इस घर के अंदर किसी फैमिली का निवास हो। लिहाजा वो उस घर के पास पहुंच गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस घर के बाहर सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी। उस लाइट को जलता देख संदीप ने उस घर के दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद एक आदमी जिसने उस घर के दरवाजे को खोला तो उसमें से एक महिला भी बाहर निकली और वो दोनों संदीप को घर के अंदर आने का सुझाव देने लगे। संदीप तो पहले से ही उस घर के अंदर दाखिल होना चाहता था। जब संदीप घर के अंदर पहुंचा तो घर के अंदर की कंडीशन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह घर अंदर से ऐसा नजर आएगा, क्योंकि जब संदीप ने बाहर से इस घर को देखा था तो उसे ये घर किसी खंडर की तरह नजर आया, लेकिन अंदर से इस घर को देखकर किसी शानदार होटल की तरह प्रतीत हो रहा था। वो आदमी संदीप को एक कमरे में लेकर गया। उस कमरे के सामने 47 लिखा हुआ था। कमरे के इस नंबर को देखकर संदीप दंग रह गया, क्योंकि यह तो एक छोटा सा मकान था, फिर इसमें कमरों के नंबर देने की क्या आन पड़ी थी। संदीप इसी बारे में उस आदमी से पूछते बोला, अरे भाई साहब, इस कमरे के सामने 47 क्यों लिखा हुआ है? तो उस आदमी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और इतना बोलकर इस बात को काट दिया। उस आदमी ने कहा, इस कमरे की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है, जिस कारण से रूम नंबर 47 का दर्जा दिया गया है और शायद आप भी बहुत ही जल्द इस कमरे की सच्चाई को जान सकते हैं। संदीप उसकी बातों को समझ पाने में पूरी तरह से नाकाम था, लेकिन बाद में उसने उसके बारे में ना पूछना ही बेहतर समझा और जब वह उस कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वो कमरा खूबसूरत तस्वीरों से जगमगा रहा था। कमरे के अंदर रोशनी की भरमार थी, चारों ओर अच्छे खासे बेड लगे हुए थे और देखने में ये कमरा बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। डरा सहमा संदीप उस कमरे के एक बेड पर बैठ गया और अपने भूखे पेट पर ताज्जुब करने लगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने नाश्ता किया था, मगर इसके बाद भी उसके पेट में चूहों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस कमरे की लाइट अपने आप ही बंद होने लगी और तभी एक आदमी अपने हाथ में एक प्लेट लेकर उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उस कमरे में पहुंचने के बाद वो संदीप के पास पहुंचा और उसके हाथ में उस थाली को थमाते बोला, बेटा तुम भोजन करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। और इतना बोलने के बाद वो आदमी उस कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन जब उस मंद मंद रोशनी में संदीप की नज़र उस थाली के अंदर पड़ी तो उसने पाया कि उस गोल गोल थाली के अंदर कुछ कटी हुई हड्डियाँ रखी हुई थी। संदीप ने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी भी मांस का सेवन नहीं किया था और जब उसकी आंखों के सामने चिकन रखा गया तो उसे काफ़ी अजीब और बुरा लगा। वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ उस कमरे से बाहर निकला और उस प्लेट को बाहर की तरफ फेंक दिया और जैसे वो प्लेट एक पत्थर से टकराई तो उसके अंदर से आग निकलने लगी। ये नज़ारा सच में काफ़ी अजीब था और इसको देखने के बाद अब संदीप समझ चुका था कि इस समय वो जिस घर के अंदर पहुंचा है असल में उस घर की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। लेकिन संदीप उन बातों से अनजान होकर उस घर के कमरे में प्रवेश कर गया और अब यहाँ से निकल पाना भी बहुत ही मुश्किल होने वाला था। वो चुपचाप किसी अनजान शख्स की तरह उस घर से बाहर निकलने की कोशिश में जुट गया। संदीप जिस कमरे के अंदर मौजूद था उस कमरे के अंदर कोई खिड़की तक नहीं थी, सिर्फ एक दरवाज़ा था जो यहाँ से निकलने का स्रोत भी था। सबसे पहले संदीप उस कमरे से बाहर निकला, लेकिन उस कमरे से बाहर निकलने के बावजूद भी उसके सामने चार दीवारी से कैद एक बड़ा सा ड्रम नज़र आ रहा था। दिखने में ऐसा लग रहा था मानो संदीप इस समय किसी कमरे में नहीं बल्कि एक ड्रम के अंदर मौजूद हो जो चारों तरफ से ढका हुआ था। संदीप थोड़ा असमंजस में था, लेकिन बाद में उसे वहाँ से निकलने का एक खुफिया रास्ता नज़र आया और इतने में उसे ऑटो की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसे समझने में ये समय नहीं लगा कि यह ऑटो की आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उसी जगह से आ रही है
जहाँ से मैं उस ऑटो को छोड़कर सीधा उस तरफ भाग निकला था जिस तरफ से मुझे एक घर नजर आया था। लेकिन किस्मत मेरी ऐसी थी कि वह घर भी एक भूतिया घर निकला। मगर वो इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर वह इस घर के अंदर कुछ समय के लिए और रुक भी गया तो उसकी मौत बिल्कुल तय है। फिर जब वो घर से बाहर निकला तो उसे एक बार फिर वही ऑटो रिक्शा वाला वहाँ पर नजर आया जिसकी मुंडी उसके धड़ से अलग थी, यानी कि उसका सिर्फ शरीर ही नजर आ रहा था, उसका चेहरा वहाँ से गायब था। संदीप को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस हालत में वह कौन सा कदम उठाए। बाद में संदीप वहाँ से अपने कदमों को पीछे हटाते हुए तुरंत ही उस सड़क की तरफ भागने लगा। दोस्तों कहते हैं कि जहाँ भगवान का नाम मौजूद होता है वहाँ भूत प्रेत का साया भी मंडराने से कतराता है। संदीप को अपने सामने की ओर बजरंगबली का एक मंदिर नजर आया और उस मंदिर को देखते ही संदीप को अपनी जिंदगी जीने की एक छोटी सी उम्मीद नजर आने लगी। तभी संदीप भागता हुआ उस मंदिर की दहलीज में बैठ गया। उस रात इस मंदिर पर पहुंचना उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा और उसने वो पूरी रात वहीं गुजार दी और तब जाकर बुरी शक्तियों ने उसका पीछा छोड़ा। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि जो जगह बोलने में श्रापित होती है असल में उनका खौफ उतना ही भयानक होता है। उनकी असलियत भले उन लोगों से छुपी हुई होती है जो उस जगह पर पहली बार पहुंचते हैं, लेकिन इन आत्माओं का कहर इतना भयानक होता है कि ये उन सभी लोगों को रूबरू करवाने की काबिलियत रखते हैं। पहली बार दाखिल होते ही उस दिन संदीप अपनी जान बचाने में सक्षम रहा और लॉकडाउन के उस दौर में सही सलामत अपने घर लौट गया। और दोस्तों इस तरह लॉकडाउन में घटी इस खौफनाक दास्तां का अंत हुआ। आज भी ये घटना 2 साल के बाद उसी तरह से मशहूर है जैसे कोई मूवी बनाई गई हो। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।